हेलो बच्चों। अब हमारा अगला टॉपिक है जिसका नाम है केंद्रक, न्यूक्लियस। देखो, कोशिकीय अंगक केंद्रक की खोज सर्वप्रथम रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 से पूर्व की थी। ये बात मैंने आपको पहले भी बताई थी जब चैप्टर स्टार्ट किया था। ठीक है, तो केंद्रक की खोज किसने की थी? रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 से पूर्व या 1831 मान सकते हैं। किसमें की थी? ऑर्किड पादप की जड़ों में। बाद में फ्लेमिंग ने, एक साइंटिस्ट हुए जिसका नाम है फ्लेमिंग। फ्लेमिंग ने केंद्रक में मिलने वाले पदार्थ जो क्षारीय रंग से रंजित हो जाता है उसे क्रोमेटिन नाम दिया। तो न्यूक्लियस में क्या मिलता है? डीएनए मिलता है। डीएनए हमारा जो एसिडिक नेचर का होता है, अम्लीय प्रकृति का होता है और ऋणात्मक चार्ज होता है। ठीक है, उसके ऊपर जो चार्ज होता है वो ऋणात्मक होता है, नेगेटिवली चार्ज होता है। तो डीएनए हमारा अम्लीय प्रकृति का है, तो उसको हम बेसिक डाई से रंजित करेंगे और उस बेसिक डाई का क्या नाम है? एसिटो कार्मीन। आई बात समझ में? एसिटो कार्मीन से करते हैं। और भी एक डाई है जिसका नाम है मिथाइलिन ब्लू, इससे भी कर सकते हैं। और भी बहुत सारी नेचर में होती है, हमको कभी नहीं पूछेंगे, हमको खाली याद रखने के लिए है। एसिटो कार्मीन या फिर मिथाइलिन ब्लू से हम रंजित करते हैं क्योंकि ये हमारी जो बेसिक डाई है क्षारीय रंग की डाई है। तो फ्लेमिंग ने क्रोमेटिन नाम दिया। अंतरकाल अवस्था केंद्रक, जब हम कोशिका चक्र की बात करेंगे, सेल साइकिल की बात करेंगे, तो हम देखते हैं कि दो फेज होती है। एक तो होती है इंटरफेज, दूसरी होती है एम फेज। इंटरफेज को अंतरकाल अवस्था बोलते हैं। ठीक है, अभी यहाँ पे जो केंद्र का है इसमें केंद्र का विभाजन नहीं हुआ होता है। ठीक है, और उसके अंदर का जो डीएनए है वो भी अभी तक जो है क्रोमोजोम में नहीं बना है। क्रोमोजोम में बेसिकली वो प्रोफेज में बनता है। अंतरकाल अवस्था केंद्रक, कोशिका केंद्रक जिसका विभाजन नहीं हो रहा हो, अभी तक वो खुद ही तैयार हो रहा है, कहने का मतलब है। ठीक है, उसके अंदर जो डीएनए है वो क्रोमोसोम में तैयार होने का काम कर रहा है। बेसिकली वो खुद भी डीएनए डबल हो रहा है, प्रोटीन बन रहा है, सब कुछ अभी तक तैयारी चल रही है। विभाजन कहाँ पे होगा? एम फेज में विभाजन होगा। अत्यधिक फैली हुई व विस्तृत केंद्र की प्रोटीन तंतु की बनी होती है। ठीक है, न्यूक्लियो प्रोटीन की बनी भी होती है जिसे क्रोमेटिन कहते हैं। तो क्रोमेटिन के लिए मैं सीधा सीधा बोलता हूँ डीएनए प्लस हिस्टोन प्रोटीन। डीएनए प्लस हिस्टोन प्रोटीन। डीएनए हमारा नेगेटिवली चार्ज है और हिस्टोन प्रोटीन हमारा पॉजिटिवली चार्ज है। डीएनए हमारा अम्लीय प्रकृति का होता है, हिस्टोन हमारा क्षारीय प्रकृति का होता है। आ गई बात समझ में? यस या नो? विस्तृत केंद्र के प्रोटीन तंतु की बनी होती है जिसे क्रोमेटिन कहते हैं। न्यूक्लियो प्रोटीन की बनी हुई होती है। केंद्रकीय अधात्री में एक या अधिक गोलाकार संरचनाएं मिलती है जिसे केंद्रिक कहते हैं। ठीक है, तो ये केंद्रकीय अधात्री न्यूक्लियोप्लाज्म, इसमें एक संरचना मिलेगी, इसका नाम क्या है? न्यूक्लियोलस। केंद्रिक या केंद्रिका, जो कि इसके पास झिल्ली नहीं होगी। तो झिल्ली नहीं होगी तो ये केंद्र द्रव्य न्यूक्लियोप्लाज्म के सतत संपर्क में रहेगी। आई कि नहीं आई बात समझ में? न्यूक्लियोप्लाज्म के सतत संपर्क में रहेगी क्योंकि केंद्रिक या फिर केंद्रिका इसके पास झिल्ली नहीं है। आगे बात समझ में? यस या नो? इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी अध्ययन से स्पष्ट होता है कि केंद्रक आवरण दो समांतर झिल्लियों से मिलकर बना है। जो केंद्रक की जो मेम्ब्रेन है जिसे हम न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बोलते हैं, ठीक है, केंद्रक झिल्ली बोलते हैं। ये जो केंद्रक झिल्ली है ये दो झिल्लियों से मिलकर बनी है। ठीक है, और इन दोनों झिल्लियों के बीच में स्पेस होता है जिसे परिकेंद्रकीय अवकाश पेरी न्यूक्लियर स्पेस बोलते हैं। और इसकी जो साइज होती है वो 10 से 50 नैनोमीटर की होती है, जो इस रिक्त स्थान की साइज है। आई बात समझ में? तो इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी अध्ययन से स्पष्ट होता है कि केंद्रक आवरण दो समांतर झिल्लियों से बना होता है। इनके बीच 10 से 50 नैनोमीटर का रिक्त स्थान पाया जाता है जिसे परिकेंद्रकीय अवकाश पेरी न्यूक्लियर स्पेस कहते हैं। इसका क्या काम है? ये क्या करेगा कि बाहर कोशिका द्रव्य और अंदर के जो केंद्रक द्रव्य को, दोनों को सेपरेट रखने का काम करेगा। यह आवरण केंद्रक में मिलने वाले द्रव, केंद्रकीय द्रव या केंद्रकीय अधात्री व कोशिका द्रव्य के बीच
अवरोध का काम करता है। बाह्य झिल्ली सामान्यतः अंतर्प्रद्रव्य जालिका से सतत रूप से जुड़ी हुई रहती है और इस पर राइबोसोम भी जुड़े हुए रहते हैं। कौन से राइबोसोम? एटीएस राइबोसोम। तो ये रही अंतर्प्रद्रव्य जालिका से जुड़ी हुई एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से, और ये रहे न्यूक्लियर पोर, और ये रहे राइबोसोम। देखो, तो बाह्य झिल्ली राइबोसोम के साथ बाह्य झिल्ली पे राइबोसोम भी जुड़े हुए रहेंगे। ठीक, ये दोनों झिल्लियां मिलके न्यूक्लियर पोर बनाती है, जो कि इसके समांतर या कुछ कुछ स्थानों पे मिलेंगे। ठीक है, इस न्यूक्लियर पोर से क्या होगा कि अंदर से हमने देखा था कि एमआरएनए फिर बाहर जाता है, एमआरएनए बाहर जाता है। ठीक है, तो कोई भी पदार्थ होगा उसका आवागमन इस न्यूक्लियर पोर के थ्रू होगा, और न्यूक्लियर पोर जो होता है अष्टकोणीय होता है, ऑक्टागोनल होता है। अष्टकोणीय, ऑक्टागोनल। कैसा होगा ऑक्टागोनल? ऐसा। ठीक है, तो कोई भी अंदर आ गया और कोई भी बाहर चला गया। आई बात समझ में? बाह्य झिल्ली सामान्यतः अंतर्प्रद्रव्य जालिका से सतत रूप से जुड़ी रहती है व इस पर राइबोसोम भी जुड़े रहते हैं। निश्चित स्थानों पर केंद्रक आवरण छिद्र बनने के कारण विच्छिन्न हो जाता है। सही बात है, जहां जहां छेद बन गए हैं, न्यूक्लियर पोर बन गए हैं, वहां पे ये नहीं है, विच्छिन्न है। यह छिद्र केंद्रक आवरण के दोनों झिल्लियों के संलग्न से बनता है। दोनों झिल्लियां, बाहर वाली झिल्ली और अंदर वाली झिल्ली, दोनों फ्यूज होके बनाती है। ठीक है, यह छिद्र केंद्रक आवरण के दोनों झिल्लियों के संलग्न से बनता है। इन छिद्रों से होकर आरएनए व प्रोटीन अणु केंद्रक से कोशिका द्रव्य, ये से होगा केंद्रक से कोशिका द्रव्य, व कोशिका द्रव्य से केंद्रक की ओर आते जाते रहते हैं। आई बात समझ में? तो दो झिल्लियां होगी, दोनों झिल्लियों के फ्यूज होने से क्या बनेगा? यहाँ पे एक छिद्र बनेगा जिससे कुछ भी पदार्थ है अंदर आता जाता रहेगा। ठीक है, आरएनए बाहर आएगा, फिर वो राइबोसोम से साथ जुड़ेगा, फिर वो प्रोटीन संश्लेषण करेगा। ये बात मैंने पहले बताई थी। अंदर वाली झिल्ली जो होती है ना बच्चों, ये अंदर वाली झिल्ली में लेमिन प्रोटीन मिलता है। लेमिन प्रोटीन, अंदर वाली झिल्ली में लेमिन प्रोटीन मिलता है, इसीलिए इसको न्यूक्लियर लेमिना भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? न्यूक्लियर लेमिना। अंदर वाली झिल्ली को, अंदर वाली झिल्ली को। आई बात समझ में? साधारणतया एक कोशिका में एक ही केंद्रक मिलता है, लेकिन ऐसा देखा गया है कि इनकी संख्या कभी कभी परिवर्तित रहती है। क्या आप कुछ जीवों के नाम बता सकते हैं जिनमें कोशिका में एक से अधिक केंद्रक मिलते हैं? कुछ परिपक्व कोशिकाएं अच्छा, पहले ये लाइन क्लियर कर देते हैं। क्या आप कुछ जीवों का नाम बता सकते हैं? जैसे पैरामीशियम, पैरामीशियम में 2 मिलते हैं। ठीक है, अगर मैं राइजोपस की बात करूं, राइजोपस में बहुत सारे मिलेंगे। ठीक है, वुचेरिया की बात करूं, वुचेरिया में भी बहुत सारे मिलेंगे। हमारी ऐच्छिक पेशियां या कंकाली पेशियां, उसमें भी बहुत सारे मिलेंगे। आगे बात समझ में? पैरामीशियम में 2 मिलेंगे, राइजोपस में बहुत सारे मिलेंगे, वुचेरिया में बहुत सारे मिलेंगे, और कंकाली पेशियों में भी बहुत सारे मिलेंगे। ये बात हो गई क्लियर? क्या नहीं होगी? क्या आप कुछ जीवों के नाम बता सकते हैं जिसमें कोशिका में एक से अधिक केंद्रक मिलते हैं? तो ये मैंने बता दिया। कुछ परिपक्व कोशिकाएं केंद्रक रहित होती है, ये भी बात मैंने आपको पहले बताई थी। ठीक है, आरबीसी, मैच्योर आरबीसी में केंद्रक अनुपस्थित होता है। तो आरबीसी का जीवन काल कितना होता है? 120 डे का होता है। ठीक, शुरू के 40 दिन जो न्यूक्लियस रहेगा वो प्रेजेंट रहेगा, और लास्ट के 80 दिन जो न्यूक्लियस रहेगा वो एब्सेंट रहेगा। तो शुरू के 40 दिन में जितनी भी मेटाबॉलिक एक्टिविटी, उपापचयी क्रियाएं होनी होगी तब तक हो जाएगी, और उपापचयी क्रिया से जो भी प्रोटीन बनना होगा, जो भी एंजाइम बनना होगा वो बन जाएगा, और लास्ट के 80 दिन तक काम आता रहेगा। यस या नो? आई बात समझ में कैसे काम होता है? तो मैच्योर आरबीसी में केंद्रक अनुपस्थित होता है। आरबीसी का जीवन काल 120 दिन का होता है, शुरू के 40 दिन न्यूक्लियस प्रेजेंट रहेगा। इस दौरान जितनी भी उपापचयी क्रियाएं होनी होगी हो जाएगी। फिर उस उपापचयी क्रिया के परिणाम स्वरूप जो प्रोटीन बनेगा, जो एंजाइम बनेगा, वो लास्ट के
80 डेज काम आता रहेगा। यस या नो? आई बात समझ में? जैसे स्तनधारी जीवों के रक्ताणु आरबीसी, वह संवहनी पौधों में चालनी नलिका कोशिका या फ्लोएम। ठीक है, चालनी नलिका कोशिका देखो, समझा रहा हूं खाली। यह है चालनी नलिका, ठीक है, यह है चालनी नलिका, यह है सचर कोशिका, कंपेनियन सेल, सहचर कोशिका। चालनी नलिका के पास में न्यूक्लियस नहीं होगा, सहचर कोशिका के पास में न्यूक्लियस होगा, ठीक है, जिसको बोलते हैं कंपेनियन सेल। तो यहाँ पे जितने भी मेटाबॉलिक एक्टिविटी होनी होगी हो जाएगी। इनके बीच में क्या है, प्लाज्मोडेस्माटा, जीव द्रव्य तंतु, ठीक है, इसको क्या बोलेंगे, प्लाज्मोडेस्माटा। हमने बोला था दो सेल के बीच में क्या होता है, प्लाज्मोडेस्माटा होता है, ये बात पहले कर चुका हूं मैं। तो यहाँ पे जितने भी मेटाबॉलिक एक्टिव, यहाँ पे तो होगी नहीं क्योंकि है ही नहीं, न्यूक्लियस ही नहीं है। तो यहाँ पे जितने भी मेटाबॉलिक एक्टिविटी होनी होगी, उपापचयी क्रिया होनी होगी हो जाएगी, जितने भी एंजाइम बनने होंगे बन जाएंगे, ये सब के सब प्लाज्मोडेस्माटा के थ्रू यहाँ पे चले जाएंगे और इसका काम चलता रहेगा। आई बात समझ में? इसीलिए नीट में कई बार क्वेश्चन आया हुआ है कि चालनी नलिका को कौन कंट्रोल करता है, कंपेनियन सेल, सहचर कोशिका का न्यूक्लियस, या फिर सहचर कोशिका का न्यूक्लियस चालनी नलिका तत्व को कंट्रोल करता है। आई कि नहीं आई बात समझ में? तो संवहनी पौधों में चालनी नलिका कोशिका, यहाँ पे भी न्यूक्लियस नहीं होता है, लेकिन इसकी एक्टिविटी को कौन कंट्रोल कर रहा है, कंपेनियन सेल, सहचर कोशिका कंट्रोल कर रही है, इसके जस्ट लगी हुई रहती है। आई बात समझ में? क्या तुम जानते हो कि ये कोशिकाएं जीवित होती है? सही बात है, आरबीसी तो जीवित ही है हमारी, और ये भी हमारी जीवित ही है। केंद्रीय अधात्री या केंद्रक द्रव्य में केंद्रिक और क्रोमेटिन मिलता है। सही बात है, एक केंद्रिक जिसको हम केंद्रिका भी बोलते हैं ये मिलता है, और क्रोमेटिन मिलता है यहाँ पे, ठीक है। केंद्रीय अधात्री या केंद्रिक द्रव्य में केंद्रिक व क्रोमेटिन मिलता है। गोलाकार केंद्रिक केंद्रक द्रव्य में, ये गोलाकार केंद्रिक है, केंद्रक द्रव्य में पाया जाता है और इसके सतत संपर्क में रहता है। केंद्रिका, ठीक है, जिसको केंद्रिक भी बोला, झिल्ली रहित वह संरचना है जिसका द्रव्य केंद्र से सतत संपर्क में रहता है, ये बात पहले हो चुकी है। सक्रिय राइबोसोम आरएनए संश्लेषण स्थल है। तो न्यूक्लियोलस को क्या बोलते हैं, राइबोसोम फैक्ट्री बोलते हैं, क्योंकि न्यूक्लियोलस क्या करता है कि राइबोसोम का निर्माण करता है, ठीक है। या फिर आरआरएनए, आरआरएनए क्या करता है कि राइबोसोम का निर्माण करता है, राइबोसोमल आरएनए, जिसका द्रव्य केंद्रक द्रव्य के सतत संपर्क में रहता है, और ये सक्रिय राइबोसोम आरएनए संश्लेषण हेतु स्थल है। तो आरआरएनए का संश्लेषण करेगा, ठीक है। तो आरआरएनए बढ़ेगा तो राइबोसोम भी बढ़ेगा, यस या नो? सही बात है। तो आरआरएनए को कौन बनाता है, न्यूक्लियोलस, या सीधी कह सकते हैं राइबोसोम की फैक्ट्री भी बोलते हैं। राइबोसोम को कौन बनाता है, न्यूक्लियोलस बनाता है, ठीक है। तो आरआरएनए बढ़ेगा तो राइबोसोम बढ़ेगा, राइबोसोम बढ़ेगा तो प्रोटीन संश्लेषण ज्यादा होगा, क्योंकि राइबोसोम को प्रोटीन फैक्ट्री बोलते हैं, यस या नो? आई बात समझ में? तो प्रोटीन बढ़ेगा तो एंजाइम बढ़ेगा, क्योंकि एंजाइम एक टाइप के प्रोटीन है, यस या नो? और एंजाइम बढ़ेगा तो मेटाबॉलिक एक्टिविटी, उपापचयी क्रिया ज्यादा होगी, मेटाबॉलिक एक्टिविटी ज्यादा होगी, यस या नो? उपापचयी क्रिया ज्यादा होगी। तो जो सेल जितना ज्यादा प्रोटीन बनाता है, ठीक है, उसमें आरएनए ज्यादा होगा। आई बात समझ में? और आरएनए ज्यादा होगा तो उसमें केंद्रिका भी ज्यादा हो सकती है, एक से ज्यादा हो सकती है, यस या नो? जो हमने पहले भी बात की थी, एक से ज्यादा हो सकती है। आ गई बात समझ में? तो केंद्रिका को या फिर केंद्रिक को क्या बोलते हैं, राइबोसोम फैक्ट्री बोलते हैं। नीट में कई बार क्वेश्चन भी आया हुआ है कि राइबोसोम फैक्ट्री कौन है, केंद्रिका, ठीक है। और प्रोटीन की फैक्ट्री कौन है, राइबोसोम, क्योंकि राइबोसोम प्रोटीन बनाती है, यस या नो? जो कोशिकाएं अधिक, ये देखो,
जो कोशिकाएं अधिक सक्रिय रूप से प्रोटीन संश्लेषण करती है उनमें बड़े व अन्य केंद्रक मिलते हैं। तो वो मेरी बात आ गई बात सामने। तो आरआरएनए ज्यादा बनेगा तो राइबोसोम ज्यादा बनेंगे, राइबोसोम ज्यादा बनेगा तो प्रोटीन संश्लेषण ज्यादा होगा, प्रोटीन संश्लेषण ज्यादा होगा तो ज्यादा एंजाइम है, क्योंकि एंजाइम भी प्रोटीन ही है, और मेटाबॉलिक एक्टिविटी उस सेल की ज्यादा होगी। आ गई पूरी की पूरी लाइन समझ में। जो कोशिकाएं अधिक सक्रिय रूप से प्रोटीन संश्लेषण करती है उनमें बड़े व अन्य केंद्रक मिलते हैं। आप याद करें अंतरावस्था केंद्रक, अभी तक डीएनए यहाँ पे पूछा नहीं है, ठीक है। ढीली ढीली अस्पष्ट न्यूक्लियो प्रोटीन तंतुओं की जालिका मिलती है, ऐसी देखो, ठीक है, जिसे क्रोमेटिन कहते हैं। क्रोमेटिन को मैंने क्या बोला था, हिस्टोन प्लस डीएनए। और डीएनए हमारा नेगेटिवली चार्ज है, नीट में कई बार आया है, और हिस्टोन हमारा पॉजिटिवली चार्ज है। अवस्थाओं व विभाजन के समय केंद्रक के स्थान पर गुणसूत्र संरचना दिखाई पड़ती है। तो प्रोफेज में जब मैं सेल साइकिल पढ़ाऊंगा तो वहां पे आपको बताऊंगा, तो प्रोफेज में हमारा क्रोमोसोम बन जाता है, लेट प्रोफेज में क्रोमोसोम बन जाता है। यस या नो? देखो, ये रहा डीएनए हेलिक्स, ठीक है, जो कि नेगेटिवली चार्ज है। ये हिस्टोन जो कि पॉजिटिवली चार्ज है, ठीक है। ये हिस्टोन प्रोटीन है, 8 हिस्टोन प्रोटीन आते हैं, ऑक्टामर। इसके ऊपर जो डीएनए गुतीज गया, ठीक है, ये बन गया न्यूक्लियोसोम। क्या बन गया? न्यूक्लियोसोम, ठीक है। अब ये पास पास में आ गए, पास पास में आ गए, पास पास में आ गए, ये देखो न्यूक्लियोसोम, ठीक है। ये पास पास में आ गए, पास पास में आ गए, ये क्रोमेटिन बना दिया, ठीक है। और क्रोमेटिन और पास पास में आया, पास पास में आके क्या बना दिया? गुणसूत्र बना दिया। आई बात समझ में? वापिस से बता रहा हूँ, ये डीएनए है, डीएनए नेगेटिवली चार्ज है, हिस्टोन पॉजिटिवली चार्ज है, ठीक है। ये ऑक्टामर है, इसके पीछे 4 और है, ठीक है। इसके ऊपर डीएनए लपेटिज गया, इसके ऊपर लपेटिज गया डीएनए, फिर ये देखो, ठीक है। और पास पास में ये बेसिकली और पास पास में आ जाते हैं, इधर आ जाते हैं, फिर ये एक दूसरे के ऊपर आ जाते हैं, फिर ऐसे करके ये क्रोमेटिन फाइबर बनाते हैं, फिर क्रोमोसोम बन गया। क्या लिखा हुआ है? अवस्थाओं व विभाजन के समय केंद्र के स्थान पर गुणसूत्र संरचना दिखाई पड़ती है, जो कि लेट प्रोफेज में बनेगी। क्रोमेटिन में डीएनए व कुछ क्षारीय प्रोटीन मिलते हैं, जिसको हम हिस्टोन कहते हैं। सही बात है, डीएनए हमारा अम्लीय प्रकृति का है, और जो हमारा हिस्टोन प्रोटीन है वो हमारा क्षारीय प्रकृति का है। डीएनए हमारा नेगेटिवली चार्ज है, हिस्टोन हमारा पॉजिटिवली चार्ज है। हिस्टोन कहते हैं, इसके अतिरिक्त कुछ इतर नॉन हिस्टोन, गैर, ठीक है, इतर, यहाँ पे गैर भी लिख देता हूँ, गैर इतर हिस्टोन व आरएनए भी मिलते हैं। जैसे हमें हिस्टोन मिलता है, बैक्टीरिया में हिस्टोन नहीं मिलता है, वहां पे पॉलीएमाइन करके एक प्रोटीन होता है, वो मिलता है, ठीक है, पॉलीएमाइंस करके। ये याद रखना, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में वापिस से बताऊंगा। इसके अतिरिक्त इनमें नॉन हिस्टोन या गैर हिस्टोन, इतर हिस्टोन आरएनए भी मिलता है। मनुष्य की एक कोशिका में 2 मीटर लंबा डीएनए 46 गुणसूत्र 23 जोड़ों में बिखरा होता है, ठीक है। 2 मीटर लंबा डीएनए, ये 2 मीटर लंबा डीएनए 46 गुणसूत्र बनाएगा, ठीक है। एक गुणसूत्र में 2 मीटर लंबा नहीं होगा, 2 मीटर लंबा डीएनए 46 गुणसूत्रों में बटा हुआ होगा। आई बात समझ में? आप गुणसूत्र में डीएनए का संवेष्टन, पैकेजिंग, ये पूरी इसको बोलते हैं ये, ठीक है। ये आप 12th में विस्तृत रूप से अध्ययन करेंगे। आई कि नहीं आई बात समझ में? यस या नो? गुणसूत्र सिर्फ विभाजक कोशिका में दिखाई देते हैं, ठीक है। जो कोशिका विभाजन करेगी तो एम फेज में हमको दिखाई देंगे। प्रत्येक गुणसूत्र में एक प्राथमिक संकीर्णन मिलता है, प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन मिलता है, जिसे गुणसूत्र बिंदु सेंट्रोमियर कहते हैं, ठीक है। ये देखो, यहां से संकीर्ण हो जाएगा, जो गुणसूत्र है यहां से संकीर्ण हो जाएगा, ठीक है। इसको क्या बोलेंगे? सेंट्रोमियर, प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन, प्राथमिक संकीर्णन। आई बात समझ में? प्रत्येक
गुणसूत्र में एक प्राथमिक संकीर्णन मिलता है जिसे गुणसूत्र बिंदु सेंट्रोमियर भी कहते हैं। इस पर बिंब आकार की संरचना मिलती है तो उसे काइनेटेकोर कहते हैं। ये रही बिंब आकार की संरचना। दो काइनेटेकोर मिलेंगे बच्चों, आगे और पीछे, ठीक है, और स्पिंडल फाइबर इस काइनेटेकोर से जुड़े हुए रहेंगे। आगे बात समझ में। स्पिंडल फाइबर, और कौन बनाता है स्पिंडल फाइबर को? सेंट्रियोल। तो ये सेंट्रियोल होगा, वो स्पिंडल फाइबर का फॉर्मेशन करेगा और एक्सटर्नल रे का भी फॉर्मेशन करेगा। कितने काइनेटेकोर? दो। आई बात समझ में। तो ये बीच वाला पार्ट है, इसको क्या बोलेंगे? सेंट्रोमियर, या फिर प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन, प्राथमिक संकीर्णन, जिसे गुणसूत्र बिंदु हिंदी में सेंट्रोमियर कहते हैं। इस पर बिंब की आर्किक संरचना मिलती है, उसे काइनेटेकोर कहते हैं। ये रहा। यस या नो? तारक काय, सेंट्रोसोम, गुणसूत्र के दोनों अद्रेद सूत्रों, दोनों ये और ये, इसको बोलते हैं सिस्टर क्रोमेटिड। ये दोनों एक जैसी है ना, ये सिस्टर क्रोमेटिड। तो मतलब ये दो क्रोमेटिन हो गए, एक ही क्रोमेटिन, एक ही क्रोमेटिन, तो दो क्रोमेटिन हुए। दो क्रोमेटिन का मतलब है दो डीएनए हुए। आई के नहीं आई बात समझ में? तो ये क्रोमेटिन है, ये दूसरा क्रोमेटिन है, इसको सिस्टर क्रोमेटिड बोला। दोनों आपस में एक जैसी है, दोनों बहन बहन है। यस या नो? ये इसकी बहन है, ये इसकी बहन है। तारक का है, गुणसूत्र के दोनों अद्वैत अगुण सूत्रों से एक बिंदु को पकड़े रखता है। ये रहा, यहाँ से काइनेटेकोर से पकड़े रखता है सिस्टर क्रोमेटिड को, ठीक है। बहन को क्या नाम है? बहन क्रोमेटिड, ठीक। तारक का है, गुणसूत्र के दोनों अद्वैत गुण सूत्रों से एक बिंदु पर पकड़ रखता है। गुणसूत्र बिंदु की स्थिति के आधार पर, सेंट्रोमियर की स्थिति के आधार पर गुणसूत्र चार प्रकार से विभाजित किया जाता है। आई बात समझ में? तो यहाँ पे सेंट्रोमियर होगा, जब सेंट्रोमियर पूरा बीच में होगा, दो क्रोमेटिन के बीच में होगा, तो उसको बोलेंगे मध्य केंद्रिकी, मेटासेंट्रिक। गुणसूत्र में गुणसूत्र बिंदु गुणसूत्रों के बीचों बीच स्थान में होता है, जिससे गुणसूत्र की दोनों भुजाएं बराबर होती है, ठीक है। और वो वी शेप का, जब हम मेटाफेज के अंदर, जब हमारा काइनेटेकोर से जो हमारे स्पिंडल फाइबर जुड़ जाएंगे ना, तो उसको अलग करने की कॉन्ट्रैक्शन होगा स्पिंडल फाइबर में, तो उसको खींचेंगे क्रोमोसोम को, तो वो वी जैसा दिखेगा। आई बात समझ में? वो वी जैसा दिखेगा। उपमध्य केंद्र की सब मेटासेंट्रिक, गुणसूत्र में गुणसूत्र बिंदु गुणसूत्र के मध्य से हटकर होता है, जिसके परिणाम स्वरूप एक भुजा छोटी स्मॉल और एक बड़ी बनती है। स्मॉल को पी बोलते हैं और बड़ी को क्यू बोलते हैं। अग्र बिंदु एक्रोसेंट्रिक, आगे मैं डायग्राम से आपको बता दूंगा, चिंता मत करो। अग्र बिंदु एक्रोसेंट्रिक गुणसूत्र में गुणसूत्र बिंदु बिल्कुल किनारे पे मिलता है, जिसमें एक भुजा अत्यंत छोटी व एक बड़ी मिलती है, अत्यंत बड़ी मिलेगी। और अंत केंद्रिक टिलोसेंट्रिक में गुणसूत्र बिंदु गुणसूत्र के शीर्ष पर स्थित होते हैं। आई बात समझ में? तो काइनेटेकोर कितने होंगे? दो। काइनेटेकोर से स्पिंडल फाइबर जुड़ेंगे। देखो ये रहा, ये बिल्कुल बीच में है, ठीक है। तो ये मेटासेंट्रिक, ये देखो थोड़ा सा ऊपर, ये छोटी, छोटी वाली को क्या बोलेंगे? प्री आर्म बोलेंगे, बड़ी वाली को क्यू आर्म बोलेंगे। ये देखो एक्रोसेंट्रिक, और ये टिलोसेंट्रिक, ये भी आता है नीट में सवाल। तो ये मेटासेंट्रिक, सब मेटासेंट्रिक, एक्रोसेंट्रिक और टिलोसेंट्रिक। मध्य केंद्र की मेटासेंट्रिक बीचों बीच में, उपमध्य सब मेटासेंट्रिक, बीच से थोड़ा हटके एक्रोसेंट्रिक, अग्रबिंदु एक बिल्कुल छोटी एक बिल्कुल बड़ी, और टिलोसेंट्रिक अंत केंद्र की अंत में। आई बात समझ में? यस या नो? ये देखो, ये प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन, ये सिस्टर क्रोमेटिड, ये एंड वाला जो पार्ट होगा ना, इसको बोलेंगे टीलोमियर, ठीक है, टेलोमियर। क्या बोलेंगे? टेलोमियर, एंड वाला पार्ट होगा। और कुछ में, कुछ क्रोमोसोम में, सारे क्रोमोसोम में तो नहीं, कुछ क्रोमोसोम में सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन भी मिलता है, ठीक है।
तो जो भुजा का अंतिम भाग है, ठीक है, उससे पहले एक और संकीर्णन मिलेगा, उसको द्वितीयक संकीर्णन बोलेंगे, सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन, जिसको बोलते हैं सैटेलाइट डीएनए, सेट डीएनए, सेट डीएनए, ठीक है, सैटेलाइट। तो ये सैटेलाइट है, ठीक है। सेट साइन एसिड थाइमोन्यूक्लिको, आपको कभी इसका नाम नहीं पूछेंगे, लेकिन सेट नाम भी मैं बता देता हूँ, जिसको बोलते हैं सेट क्रोमोसोम बोल सकते हैं, ठीक है, सेट क्रोमोसोम, सेट डीएनए, जो भी है, साइन एसिड थाइमोन्यूक्लिको। तो ये सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन कुछ में मिलेगा। कौन कौन से क्रोमोसोम में मिलता है? 13, 14, 15, हमारे में बात कर रहा हूँ, ह्यूमंस में बात कर रहा हूँ, 21 और 22 क्रोमोसोम में मिलता है सेट क्रोमोसोम, जिसमें द्वितीयक संकीर्णन भी पाया जाएगा। मतलब जो लास्ट वाला एरिया है, यहाँ पे भी संकीर्णन मिलेगा। तो ये है हमारा सेट क्रोमोसोम, साइन एसिड थाइमोन्यूक्लिको। आई बात समझ में? एक मिनट। समटाइम्स ये बात हिंदी मीडियम वाले में नहीं लिखी हुई है, इंग्लिश मीडियम वाले में लिखी हुई है। समटाइम्स अ फ्यू क्रोमोसोम्स हैव नॉन स्टेनिंग सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन एट अ कांस्टेंट लोकेशन, एक स्थिर जगह पे रहेगा, ठीक है, और वो स्टेन नहीं होगा। समटाइम्स अ फ्यू क्रोमोसोम, कुछ क्रोमोसोम में, कौन से? 13, 14, 15, 21 और 22, ठीक है, हैव नॉन स्टेनिंग सेकेंडरी कॉन्स्टिट्यूशन एज अ कांस्टेंट लोकेशन, एक स्थिर बिंदु पे रहेगा, ठीक है। दिस गिव्स द अपीयरेंस ऑफ अ स्मॉल फ्रेगमेंट कॉल्ड सैटेलाइट, और वो स्मॉल जो फ्रेगमेंट होगा उसको क्या बोलेंगे? सैटेलाइट बोलेंगे, ठीक है, या फिर सेट क्रोमोसोम, साइन एसिड थाइमोन्यूक्लिको। आई बात समझ में? कुछ में ही मिलेगा, 13, 14, 15, 21, 22 ह्यूमंस में बात कर रहा हूँ, यहाँ पे सैटेलाइट डीएनए मिलता है ह्यूमंस में। यस या नो? आई बात समझ में? ये देखो सैटेलाइट, ठीक है। अब टीलोमियर की बात बता देता हूँ। जो सबसे एंड वाला जो पार्ट होता है ना, इसको बोलते हैं टेलोमियर, ठीक है। टेलोमियर का क्या काम है? इन दोनों आर्म्स को चिपकने से रोकेगा, बेसिकली इसका ये काम है, ठीक है। ये दोनों आर्म्स को चिपकने से रोकेगा, से रोकता है, ठीक है। जैसे जैसे सेल विभाजित होती है, मेरी बात कान खोल के सुन लो, जैसे जैसे सेल विभाजित होती है, टेलोमियर छोटा होता रहता है, ठीक है। जैसे जैसे साइज नहीं, जैसे जैसे सेल विभाजित होती है, वैसे वैसे जो टेलोमियर है वो छोटा होता रहता है, ठीक है। अब क्या होगा कि टेलोमियर छोटा होता रहेगा तो सेल क्या होगी? बूढ़ी होती रहेगी, तो ऐसे करके बूढ़ापा आता है। आई बात समझ में? इसीलिए अगर जवान रहना है तो टेलोमियर को बरकरार रखो। आ गई बात समझ में? और जैसे जैसे टेलोमियर खत्म भी हो जाएगा ना, सेल विभाजित होना भी बंद कर देगी। आ गई बात समझ में? तो टेलोमियर क्या करता है कि दोनों भुजाओं को चिपकने से रोकता है, और जैसे जैसे सेल डिवाइड करती है कि टेलोमियर छोटा होता रहता है। ये तो बिल्कुल एंड में होता है। बेसिकली क्या पे होता है कि यहाँ पे एक डीएनए का सीक्वेंस मिलता है, रेपिटेटिव सीक्वेंस मिलता है, ठीक है। कौन सा रेपिटेटिव? टी टी ए जी जी जी, ये रिपीट होता रहता है बार बार। टी, ये टी है, टी टी ए जी जी जी, ये क्या है? बार बार रिपीट होता रहता है। तो यहाँ पे ये सीक्वेंस मिलेगा, इसको बोलते हैं रेपिटेटिव सीक्वेंस। तो जैसे जैसे सेल विभाजित होगी, टेलोमियर कम होता जाएगा, ठीक है, और सेल बूढ़ी होगी, और ऐसे कैसे बूढ़ापा आता है हम लोगों में? और भी बहुत से कारण है, एक ही कारण है, ठीक है। और जैसे जैसे टेलोमियर खत्म होता जाएगा, सेल विभाजित भी होना बंद कर देगी। कैंसर कोशिकाओं में, ध्यान देना मेरी बात को, कैंसर कोशिका में टेलोमरेज एंजाइम होता है, ठीक है। वो टेलोमरेज एंजाइम क्या करता है कि इस जो टीलोमियर की लंबाई को बरकरार रखता है। कैंसर कोशिकाओं में टेलोमरेज एंजाइम होता है, वो क्या करता है कि इस टेलोमियर की लंबाई को बरकरार रखता है, जिससे क्या करती है कि सेल एक्टिवली डिवीजन करती है,
अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन करती है, जिससे कैंसर हो जाता है। आई बात समझ में? कैंसर की कोशिकाओं में टेलोमियर, जो टेलोमरेज एंजाइम होता है, वो क्या करता है कि टेलोमियर की साइज को बरकरार रखता है या उसको बड़ा कर देता है, जिससे अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन होता है और कैंसर होता है। तो कैंसर होने का एक कारण ये भी है, लेकिन आपको ये सब नहीं पूछेंगे, ये नाम लिखा हुआ था तो मैंने आपको बता दिया। देखो ये वाली तो सिस्टर क्रोमेटिड, ठीक है, ये क्रोमोसोम और ये क्रोमोसोम दोनों के दोनों एक जैसा होगा, इसको बोलते हैं होमोलोगस क्रोमोसोम, समजात गुणसूत्र। ठीक है, ये सेंट्रोमिक रीजन, ये काइनेटिक, और ये दोनों के दोनों सिस्टर क्रोमेटिड, ये सिस्टर क्रोमेटिड और ये दोनों समजात गुणसूत्र एक जैसे होते हैं। जैसे इसके ऊपर कोई जीन ए है तो इसके नीचे वाले के ऊपर क्या होगा, स्मॉल ए। आई बात समझ में? यस या नो? समटाइम्स अ फ्यू क्रोमोसोम हैव नॉन स्ट्रेनिंग सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन, जो कि एक निश्चित रीजन पे रहेगा। दिस गिव द अपीयरेंस ऑफ अ स्मॉल फ्रेगमेंट कॉल्ड सैटेलाइट, उसको क्या बोलेंगे, सैटेलाइट सेट क्रोमोसोम। ठीक है, ये रहा मेटासेंट्रिक, सबमेटासेंट्रिक, एक्रोसेंट्रिक, टिलोसेंट्रिक और एक्रोसेंट्रिक, एक्रोसेंट्रिक और टिलोसेंट्रिक। आगे बात समझ में? यस या नो? ये वाला पार्ट है हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, तो इसमें कोई डाउट हो तो आप मेरे को पूछ सकते हो। ठीक है फिर, ठीक है, ध्यान रखना अपना।